फंगल इन्फेक्शन जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, वो अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो कवक रोग है। फफूंद की वजह से एक फफूंद की प्रजाति होती है ट्राइकोफाइटम रूब्रम और कैंडिडा। मुख्यतः हमारे देश में जो है इस प्रजाति की जो फफूंद है, जिसे ईस्ट भी कहा जाता है, कैंडिडा भी कहा जाता है, उसके वजह से हमारे देश में सबसे ज्यादा चमड़ी में जो रोग देखने को मिलता है, खुजली वाला गोल आकार में जो दाद होता है पसीने वाली जगह में, वो फंगस इन्फेक्शन का रूप रहता है। बेसिकली ये कवक रोग के तौर पे साधारण शब्दों में जाना जा सकता है। फफूंद जो होता है ये जो है अनुकूल, ये बेसिकली एक मौका परस्त, अगर साधारण शब्दों में कहूँ तो मौका परस्त चोर है। अगर इसे दरवाजा खुला मिलेगा तो ये घर में घुस के चोरी करेगा। तो उसी प्रकार जो फफूंद है ये मौका परस्त इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। तो जैसे ही इसको नम वाला माहौल मिलेगा, अनुकूल माहौल मिलेगा, जहां बहुत सारा पसीना इकट्ठा हो रहा है, जहां गीलापन बना हुआ है, जहां चमड़ी के टुकड़े हैं, चमड़ी की डबरी है, और जहां सफाई नहीं की जा रही है, तो उन जगहों पे ये पनपने में इसको आसानी होती है। नॉर्मली बहुत सी फंगस की प्रजातियां हमारे शरीर में रहती है, लेकिन वो सूखी रहता है, हमारा पसीना है उसको प्रतिरोधक क्षमता ऐसा रहते हैं हमारी, इसको पनपने नहीं देती। लेकिन जब बारिश के मौसम में उमस और अत्यधिक गीलेपन की वजह से इनके लिए अनुकूल परिस्थिति विकसित हो जाती है, और ये जो है काफी उग्र रूप धारण करके सब जगह इन्फेक्ट कर जाते हैं और चमड़ी के अंदर इनको प्रवेश करने का मौका मिल जाता है। इसलिए बारिश में अमूमन हम सुबह निकले गीले हो गए और रात तक हमारा उसी गीली अवस्था में काम चल रहा है। जैसे जितने भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, ये सुबह निकलते हैं वर्दी पहन के, रात तक इनको वैसे ही काम करना है, गीले जूते मोजों में काम करना है। बच्चे जो खेल कूद वाले हैं सुबह स्कूल के लिए निकले और रात को भीग गए और वैसे ही है, उन बच्चों में या उन लोगों में ये ज्यादा संभावना होती है फंगस होने की। और बारिश उसका प्रमुख कारण है, क्योंकि बारिश के सीजन में उमस, गीलापन, साथ ही बारिश में हमारे कपड़े नहीं सूखते हैं। तो हम कई दफे क्या होता है जल्दबाजी में आधे सूखे हुए कपड़े पहन के निकल लेते हैं। तो फफूंद के जो अंडे होते हैं वो कॉटन के कपड़ों में, वो अपने अंडे आपके शरीर के संपर्क में आके अंडे जो है आपके कपड़ों में भी चढ़ते हैं पसीने के माध्यम से। और क्योंकि धूप नहीं मिलती है और गर्मी नहीं मिलती, सूखे नहीं रहते हैं कपड़े, तो वो वापस से आपकी चमड़ी में ट्रांसफर होता है इन्फेक्शन। तो गीले कपड़े भी एक प्रमुख कारण है, गीले मोजे, कपड़ों का न सूख पाना, ये भी एक प्रमुख कारण है बारिश के टाइम पे। और खास करके जिन लोग मोटे तौलिए यूज करते हैं, जिनके तौलिए ही नहीं सूखे, आज अधूरे गीले हैं अधूरे सूखे हैं, उसी को बैक टू बैक अगर मरीज द्वारा पुनः यूज किया जा रहा है तो उससे भी ये फैलता है मरीज में। अमूमन जैसे इधर साधारण तरीके से जब डिस्क्राइब भी किया जाता है किताबों में, तो कई बार एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है और कई बार जो है जिस लोकेशन में इन्फेक्टेड है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन नवजात अवस्था से हम शुरू करते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये सर में होता है। सर में टीनिया कैपिटिस के रूप में होता है, जब बाल की जड़ों में तेल और पसीने की अत्यधिक मात्रा के कारण एक परत जम जाती है और वो इन्फेक्ट हो जाती है। तो फंगस और बैक्टीरिया मिलकर टीनिया कैपिटिस का रूप धारण करता है। फिर थोड़ा सर से नीचे उतरते हैं और जो पसीने वाली जगह है, चेहरा है या गला है, जो अंडर आर्म्स हैं, बाजू है, उन जगहों पे जिन लोग ज्यादा पसीने में वाले कार्य में इन्वॉल्व हैं, जैसे एथलीट्स हुए, यंग बच्चे हुए, जो कई बार नजरअंदाज कर देते हैं और गीले पसीने वाले माहौल में खेलते रह जाते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले लोगों में ग्रॉइन में, जांघों में और पैर की उंगलियों के बीच ये मोस्ट कॉमन है। उसी प्रकार बुजुर्गों में भी ये जांग वाले इलाके में काफी कॉमन है। बाजू वाले महिलाओं में, जो हेल्दी महिलाएं हैं, उनके सीने के नीचे में, पेट के फोल्ड्स में और जितनी पसीने वाली जगह है उन इलाकों में ये ज्यादा कॉमन है। और जो पूरी तरह से बुजुर्ग हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, अमूमन उनमें ये कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है। तो खुली जगहों में, हवादार जगहों में भी उनके इन्फेक्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। शुरू में मरीज को जिस जगह पे ये हो रहा है, मान लीजिए पसीने वाली जगहों में हो रहा है, तो वो नम हमेशा महसूस होगी वो जगह, और वहां की जो चमड़ी है बाकी जगह की चमड़ी से थोड़ी सी अलग दिखेगी, हल्की मखमली टेक्सचर लिए हुए दिखेगी, माइल्ड वहां पे रेडनेस दिखेगा, हल्का सा इरिटेशन होगा पेशेंट को, और हल्की हल्की खुजली चालू होगी। ये बढ़ती है जब मरीज वहां पे और खुजा देता है या वहां पे और नाखूनों से डैमेज कर देता है उस स्किन को, तो फंगस को तेजी से स्प्रेड करने का मौका मिल जाता है। तो ये शुरुआत में माइल्ड इचिंग, माइल्ड सा एक रेडनेस उस एरिया में दिखेगा और ऐसा लगेगा कि यहाँ गीलापन हमेशा बना हुआ है।
जिद्दी ये इसलिए हो गया कि उसमें कहीं न कहीं हमारी ही तरफ से कमी रह जाती है। जैसा मैंने अभी अभी बताया कि सारे कपड़े गीले, तौलिए गीले, चीज़ें नहीं सूख पा रही, हम बिना आयरन किए चीज़ों को पहन रहे हैं। तो जब ये बार-बार हमको होता है और जब हम इसका इलाज करते हैं तो पूरी तरीके से इसे जो है हम नहीं हटा पाते हैं। तो इसलिए ये बार-बार जब होता है और अधूरी तरीके से ही मरता है तो ये ज़िद्दी होता जाता है और एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जैसे एक मोस्ट कॉमन आपको कॉज़ बता रहे हैं, बुजुर्गों में या एथलीट्स में या कई लोगों में नाखूनों में फंगस होता है। अब जब भी वो कपड़ा पहनते हैं तो उनका कपड़ा पैर के नाखूनों से छुआते हुए ऊपर तक आता है, तो वहां से जांघों में फैलता है। पसीने वाली जगह हम सेम तौलिया यूज कर रहे हैं, तो वो तौलिया जो है पूरे शरीर में इसको फैलाने का काम करता है। कपड़े जो हमारे इन्फेक्टेड कपड़े हैं, जब वो दूसरों के साथ धुलते हैं या हमारे ही बाकी कपड़ों के साथ धुलते हैं, तो वो भी इसको दूसरी जगह स्प्रेड करने में सहायक होता है, मदद करते हैं। शुरुआती अवस्था में अगर आप सिंपल जो ओवर द काउंटर एंटी फंगल पाउडर्स आ रहे हैं या एंटी फंगल सोप्स आ रहे हैं, अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं और चमड़ी की ऊपरी परतों में ही है, ये अंदर तक नहीं घुस पाया है और सिंपल गीलेपन की वजह से ही ये पनपने की कोशिश कर रहा है, उस दरमियान अगर आप सोप और एंटी फंगल पाउडर का उपयोग करते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन वो बीमारी अगर मरीज नजरअंदाज करता है और उसको बढ़ने देता है और ये जैसे ही दूसरे हिस्सों में फैलता है या ब्लड ज्यादा हो गया या इसमें हल्की छोटी छोटी फुड़ियां निकलने लगी या खुजली ज्यादा होने लगी, तब तो फिर डॉक्टर को दिखाना है। जब ये ज्यादा ही बढ़ गया और साबुन और उससे नहीं ठीक हो पा रहा है और आपके शरीर के अन्य जगहों को भी इन्फेक्ट कर रहा है, तब तो डॉक्टर को तत्काल दिखाएं, क्योंकि ज्यादा दिन तक इसे रखना इसे और जटिल बना देता है। कई दफे हम आधी अधूरी दवा करते रहते हैं, खुद से यहाँ से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया, गूगल से देख लिया और हम आधी अधूरी दवा खाते हैं, तो भी ये जो है रोग पूरी तरह से ठीक नहीं होता और यही एक प्रमुख कारण है इसके रेजिस्टेंस डेवलप करने का। वर्तमान परिदृश्य में ये हमारे मुल्क में ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट डेवलप कर चुका है और फंगस जल्दी से आजकल किसी का ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, बार बार हो जा रहा है। छोटे बच्चों में जैसे डायपर रैश हुआ, बड़ों में कमर में या जांघों में, या अमूमन जो फीमेल्स हैं उनको पीरियड्स के टाइम पे ये जब होता है तो ये स्टार्ट छोटी छोटे इन्फेक्शन से शुरू होता है ये। लेकिन अगर मरीज इसको नजरअंदाज करते जाए और ये अन्य जगहों में फैलने लगे तो इसके सैटेलाइट लेशंस आने लगते हैं। जो मूल जगह है जहाँ पे इसका इन्फेक्शन हुआ है उससे ये दूसरी दूसरी दूर दूर की जगहों में इसके असर दिखने लगते हैं, खुजली का वो दिखने लगता है। चमड़ी को काफी डैमेज करता है। एक सर्कुलर रिंग बना के अंदर की चमड़ी और बाहर की चमड़ी में सर्कुलर रिंग बना के उसका पूरा जो रंग और रूप है उसे बदल देता है। साथ में ही जब ज्यादा फंगस आपका बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है वहां छोटी छोटी फुंसियां कराने लगेगा, तो ये काफी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये गंभीर है, तत्काल डॉक्टर को दिखाना है। और इसका एक जो ज्यादा विकराल रूप है जो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मिलता है, वो पैर में माइसिटोमा हो जाता है और वो बड़े बड़े फोड़े करता है, वो काफी अंदर तक चला जाता है। इसी प्रकार जब छोटे बच्चों में सर का फंगल इन्फेक्शन जिसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं नजरअंदाज किया जाता है तो उग्र रूप धारण कर लेता है और वो कीरियन का रूप होता है। तो बहुत फोड़े होते हैं, बच्चों को बहुत मवाद निकलता है, पूरे गले और इधर के लिम्फ नोड्स जो हैं बच्चों के वो बड़े हो जाते हैं। उस दौरान हमको तो लंबा इलाज करना पड़ता है। इसमें हम पहले शुरू करते हैं जब छोटा इन्फेक्शन है तो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और पाउडर से हम इसकी शुरुआत करते हैं इलाज की। जब हमें लगता है कि अब पेशेंट इससे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या पेशेंट का इन्फेक्शन ज्यादा है, तब हम पेशेंट्स को फिर एंटी फंगल ओरल एजेंट्स में रखते हैं जिसमें कुछ दवाएं होती हैं, कुछ गोलियां होती हैं। तब जाके पेशेंट जो है फुल्ली रिकवर होता है। और इसके साथ ही साथ जितना बदन का इलाज जरूरी है उतना ही हमको कपड़े, तौलिए, तकिए, चादर और अपनी चीजों का जो हमारे बदन से लग के हैं उनका भी एहतियात करना है, तब जाके ये पूरी तरीके से जो है शरीर से अलग हो पाता है। अफेक्टेड एरिया को सबसे पहले हमको ड्राई रखना है, सूखा रखना है। अफेक्टेड जो भी अफेक्टेड एरिया है उसमें जितना हो सके लूज कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। और
जो भी आपके डॉक्टर के द्वारा दिया गया एंटी फंगल पाउडर है वो उस जगह पे लगाएं। सुबह क्रीम लगाने के बजाय रात को क्रीम लगाएं, एक दफे लगाएंगे तो भी काफी है। अगर सुबह क्रीम लगा लेंगे तो वो ऑलरेडी गीली रहेगी जगह, वो और गीली हो जाएगी। साथ ही कोई ब्लोअर या कोई एक छोटा फैन, पोर्टेबल फैन आता है, जब भी आप नहा धो के निकलें तो स्पेशली ग्रॉइन एरियाज, स्किन फोल्ड के एरियाज, उनको ड्राई जरूर करें। हड़बड़ी में बाथरूम से अंडरगारमेंट्स पहन के निकल लेंगे तो वो पूरा एरिया दिन भर गीला रह जाएगा। तो एक कोई छोटा फैन या छोटा ड्रायर जो सिंपल एयर, नॉर्मल टेम्परेचर की एयर देता हो, उससे आप अपने जितने स्किन फोल्ड्स हैं, जो ग्रॉइंस हैं, उनको सुखाने का कोशिश जरूर करें। और जो भी पाउडर है आप बस वो लगा के रखें, कॉटन की चीजें रखें, तो वो काफी हद तक जो है आप इससे बचे रहेंगे। छोटे बच्चे हैं, जरूरत ना हो, आजकल जो आज के जमाने में मैंने देखा है कि जितने भी वालिद वालिदैन होते हैं वो अपने सुकून के लिए बच्चों को 24 घंटे डायपर पहना के रखते हैं। बच्चा गीला कर दिया उसी हालत में उसे बच्चे को रखे रहते हैं। तो जरूरत ना हो तो डायपर बिल्कुल ना पहनाएं। घर में क्विक ड्राई शीट लगा के रखें बेड के नीचे। अगर बच्चा गीला भी कर रहा है तो थोड़ी तकलीफ आपको होगी, लेकिन उठ उठ के चेक करें, उसका डायपर चेंज करें। डायपर कॉटन वाला रखें, सूखा रखना है बच्चों का एरिया, पाउडर डाल के रखना है। बड़ों में आते हैं तो जैसे बच्चे होते हैं, खेल कूद वाले बच्चे होते हैं, उनको हर दिन जो है 2 बार मोजे चेंज करने चाहिए। खेल कूद के 2 बार मोजे चेंज करने हैं उनको। जितने एथलीट्स बच्चे हैं उनको अंडरगारमेंट्स चेंज करना है। अगर जिम जाने वाले बच्चे हैं तो जैसे ही जिम से आते हैं सेम डे वो कपड़ा धोने में डालें, उसको अगले दिन इस्तेमाल नहीं करना है। ना तौलिया, ना शॉर्ट्स, ना टीस। और यूनिफॉर्म सर्विसेज वालों को भी मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर आप यूनिफॉर्म सर्विसेज में तो एक्स्ट्रा सेट रखें वर्दी का। हर दिन वर्दी चेंज करें। अगर संभव हो सके तो दिन में 2 दफे मोजे चेंज करें, कॉटन के मोजे। और अगर आपको पैरों में ज्यादा गीलापन है तो पाउडर छिड़क के रहें। थाइज में या अंडर आर्म्स में, बाजू में, या कहीं ऐसी जगह है जहां आपको ज्यादा गीलापन लगता है तो पाउडर का इस्तेमाल करें। फिर अगर घर में कोई शुगर का पेशेंट है तो कोशिश करें कि उनके कपड़े अलग धोएं, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट सबसे अत्यधिक प्रोन होते हैं, जिनको ये बार बार होता है और कई बार उनके शरीर में छुप के रहता है और उनसे दूसरे सदस्यों को फैलता है। तो इससे बचाव के लिए हमको कपड़े धोने का जो एहतियात है वो बहुत अच्छा रखना है। और साथ ही तौलिए के लिए मैं हमेशा अपने मरीजों को कहता हूँ कि मोटे तौलिए इस्तेमाल करने के बजाय पतला एक कॉटन के कपड़े का आता है, हमारे इस तरफ उसे गमछा कहा जाता है, साफा बांधते हैं जो लोग, वो पतले कॉटन का साफा है, वो बदन पोंछने के लिए इस्तेमाल करें नहाने के बाद, जिसे कि आप अगले दिन जल्दी सुखा भी सकते हैं और चाहे तो प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एहतियात हैं कपड़ों से संबंधित। इसे अगर आप फॉलो करेंगे तो इनसे काफी हद तक बचा जा सकता है। गर्म पानी से नहाने का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मैक्सिमम अपने बदन के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री गर्म पानी से ही नहा सकते हैं। वो तापमान फंगस पे कोई कार्य नहीं करता है। तो आप जिससे आपको सुकून लगे उस टेम्परेचर के पानी से आप नहाएं, ना ठंडा ना गर्म। वैसे भी हमको नहाने में अपने बॉडी टेम्परेचर के ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हमारी चमड़ी सूखी हो जाती है, ज्यादा सूखेगी और फंगस घुसेगा। तो आप बॉडी टेम्परेचर के पानी से नहाएं। साबुन में मैं सलाह ये देता हूँ, जो मेंबर्स हैं वो अपना साबुन अलग रखें। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे लिक्विड सोप आते हैं, मेडिकेटेड भी, नॉन मेडिकेटेड भी। आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, आपने इस्तेमाल किया वो पानी के साथ बह जाएगा, दूसरे किसी भी मेंबर्स और आपके घर के मेंबर्स को वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। कपड़े धोने के लिए जो मैंने बोला, टेम्परेचर, अंडरगारमेंट्स है, कोई इन्फेक्टेड है, मोजा है, कोई इन्फेक्टेड है, 60 से 70 डिग्री का पानी टेम्परेचर अपने को नहीं लेना है। गीजर से गर्म पानी लीजिए, उसमें ज्यादा ठंडा पानी ना मिलाएं, गर्म रहने दें। 5 मिनट के लिए बिना साबुन के ही, बिना ही डिटर्जेंट के अपने कपड़े उसमें डुबा दें। 5 मिनट बाद वो जो फंगल स्पोर्स हैं वो अपने आप फट जाते हैं। 5 से 10 मिनट में आप उन कपड़ों को निकालें, साधारण तरीके से जैसे आप धो रहे हैं वैसा आप धो सकते हैं। शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ होने पे। मैं इनसे कहना चाहूंगा, डैंड्रफ एक अवस्था है, डैंड्रफ जड़ से चला जाएगा किसी एंटी डैंड्रफ शैम्पू से, ऐसा नहीं है। तो जब आपकी डैंड्रफ बढ़ जाए, आपको इचिंग हो जाए, मार्केट से आप कोई भी अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार। लेकिन साथ में ये भी देखें कि आप इतना ज्यादा इस्तेमाल ना कर दें शैम्पू, पाउडर, साबुन, कि आपका बदन और उसकी जो चमड़ी है वो एकदम ड्राई हो जाए, नहीं तो ये फंगस को और बढ़ा देगी।